हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आमिर मलिक। वेलकम टू आवर चैनल द RX ट्यूटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीडियो को देखने से पहले आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में जानें, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है ये टोटली बेस्ड होता है इंडक्टिव इफ़ेक्ट के ऊपर। इंडक्टिव इफ़ेक्ट के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। आई सजेस्ट पहले आप उस वीडियो को देखें, देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें, जिससे आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। इंडक्टिव इफ़ेक्ट की वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। इन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिस्कस करने से पहले मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी के नाम से भी बोल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहाँ पर एक कंपाउंड ले लेता हूँ CH3 और यहाँ पे एक Cl। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया है, ये हमारा मिथाइल क्लोराइड है। अब इस एग्जाम्पल में हम अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं जो कि कार्बन और क्लोरीन के बीच में है, तो ये बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटने की वजह से क्या होगा, ये हमारा CH3 प्लस और Cl नेगेटिव में हमारा जो है ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन इस CH3 पॉजिटिव से बाइंड कर सकता है। अगर हम बात करें, ये बॉन्ड जो है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन शेयर कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन शेयर कर रहा है। जब बॉन्ड टूट गया, टूटने के बाद ये जो क्लोरीन है इसने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। ठीक है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन वाला, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब इस क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। जब इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसने लिया था ये फिर से इस कार्बन को डोनेट कर दे। डोनेट करने के बाद में फिर से ये बॉन्ड बनाकर सेम एज इट इज़ हमें देखने को मिले। ये वाला जो बॉन्ड है ये कार्बन इसको डोनेट करेगा, कार्बन को, ये क्लोरीन कार्बन को डोनेट करेगा और फिर से आपस में बॉन्ड बना सकता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम वाटर के मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन। जब बॉन्ड टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, H प्लस में OH नेगेटिव। अब यहाँ पर जब बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन रखे, इसलिए ऑक्सीजन के पास क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन को दोबारा डोनेट कर दे। डोनेट करने के बाद में हमें जो है दोबारा कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाए, तो ये बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो रहा है। जिस फॉर्म में कंपाउंड टूटा वो बॉन्ड दोबारा फॉर्म हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा एटम है, इस केस में ऑक्सीजन, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। इसमें क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे। अगर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे तो वो दूसरे किसी भी ग्रुप को, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे H प्लस कोई डोनेट करे, इन केस अगर मैं कोई दूसरा इसके अंदर कंपाउंड ऐड करता हूँ तो उसके साथ भी बाइंड कर जाएगा, बॉन्ड तो बनाएगा। अगर कुछ नहीं है तो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, अगर दूसरा हमारा कुछ भी ग्रुप प्रेजेंट है, कंपाउंड प्रेजेंट है, तो उसके साथ भी बना सकता है। तो ये OH क्या करेगा, इसके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव आयन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके दोबारा बॉन्ड बना सकता है। क्यों डोनेट कर रहा है? क्योंकि उसके पास अवेलेबल थे। तो यहीं पे हमारी बात आती है इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी। अगर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो वो बॉन्ड बना सकता है।
किसी भी एटम के पास में, किसी भी ग्रुप के पास में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे तो वो एटम या ग्रुप उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है, जैसा हमने यहाँ पर देखा। इस केस में भी देखा, इस केस में भी देखा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ। एक और एग्जांपल अगर हम लेके देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें RCOOH। अब ये RCOOH किस में ब्रेक होएगा? RCOO नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन में और H+ आयन में। वेल यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये वाला, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है? क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये इसको डोनेट भी तो कर सकता है। अब डोनेट करने के बाद में क्या होगा? दोबारा हमारा ये सेम कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। क्यों ये दोबारा बॉन्ड बना रहा है? क्यों ये इस हाइड्रोजन के साथ में दोबारा बॉन्डिंग कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। वेल एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर कि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होती हैं। वेल इसको भी हम जस्टिफाई करते हैं। इसको मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। हमने कुछ लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा डिस्कस करा था कि भाई यहाँ पर अगर H+ लगाएंगे तो ये ट्रांसफ़र कर देगा इस चार्ज को इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा और हमें कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा RC। ऑक्सीजन को मैं नीचे लिख देता हूँ, O नेगेटिव और डबल बॉन्ड O, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये वाला ऑक्सीजन ये वाला है और जो ऊपर था उसको मैंने यहाँ लिख दिया, स्पेस कम है इसके लिए, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज इस वाले ऑक्सीजन पे ट्रांसफ़र हो गया, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ गया, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हाइड्रोजन तो अब किससे बाइंड करेगा? ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइजर है। बट अगर मान के चलिए यहाँ पर और H+ आयन आ जाए, 2 H+ आयन अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, अगर 2 H+ आयन आ जाए, एक और H+ आयन एक्स्ट्रा आ जाता है कहीं से भी मीन्स मैं ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ इसका एक मॉलिक्यूल लूँगा। मैंने बहुत सारे कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल को जब एक बीकर में रखूँगा तो वो H+ आयन डोनेट करेंगे। तो 2 H+ आयन सेम मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ से ये H+ तो बाइंड नहीं कर पाएगा, यहाँ से तो कर जाएगा। अब यहाँ से जब H+ बाइंड करेगा तो ये चार्ज अगर इधर ट्रांसफर कर देगा जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे कि हाइड्रोजन ज़्यादा अवेलेबल है H+ आयन, तो क्या होगा? ये H+ आयन इस O नेगेटिव से बाइंड करेगा। अब इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये वापस इस फॉर्म में आ जाएगा, RCOOH फॉर्म में आ जाएगा। इस H+ को मैं नहीं शो कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे 2 H+ शो करे हैं। बस कॉन्सेप्ट ये समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं तो कोई भी एटम, कोई भी ग्रुप उन इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके दूसरे किसी एटम या ग्रुप के साथ में बॉन्डिंग कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो बॉन्डिंग हो सकती है। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं तो उतना जल्दी बॉन्डिंग होगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा? बॉन्डिंग भी नहीं हो पाएगी। किसी रीज़न से, किसी तरीके से अगर मैं इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मैं उसको कम कर दूं किसी तरीके से, वो तरीका क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी बस इतना समझिए, किसी तरीके से इस ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उसको मैं कम कर देता हूँ, उस इलेक्ट्रॉन्स को मैं हटा देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल ही नहीं हैं। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा? बॉन्डिंग भी नहीं हो पाएगी। तो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे तो बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं होगी। वेल आई होप ये आपको इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी हमने डिस्कस करा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन्स जितना ज़्यादा अवेलेबल है उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स जितना कम अवेलेबल है उतना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, यहाँ पे अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। अवेलेबल कम है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। आई होप आपको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समझ में आया होगा। इसको अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर। सो मैं इसको रब कर रहा हूँ। आई होप आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी कॉन्सेप्ट समझ में आया है, क्योंकि ये जो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज द अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड। CA वर्ड जो लिखा है शॉर्ट फॉर्म है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब आप सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में ना लिखें। ये मैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लिख रहा हूँ। आप अपने नोट्स में इसको CA लिख सकते हैं, बट आप जब एग्जाम में लिखेंगे तो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करनी। तो द अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड विल इम्पैक्ट इट्स एसिडिटी। वेल, अगर मैं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच कर दूँ तो क्या होगा, उसकी एसिडिटी इम्पैक्ट होएगी। सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ले रहा हूँ, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड पे अटैच कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसकी एसिडिटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, एसिडिटी कम ज़्यादा हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेता हूँ COOH। अब यहाँ पर मैंने एक H ग्रुप ले लिया है, ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पर एक H ग्रुप लिखा है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर एसिडिटी की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस हाइड्रोजन को हटा के, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है पहले तो आपको ये भी क्लियर कर दूँ। सब्स्टिट्यूएंट कोई भी हमारा जो है एटम हो सकता है। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, एनी एटम और ग्रुप, ठीक है, कोई भी एटम या ग्रुप हो सकता है। इस हाइड्रोजन को हटाकर मैं कोई एल्काइल ग्रुप लगा दूं, कोई हम हैलोजन ग्रुप लगा सकते हैं, कोई भी एटम लगा सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कोई भी एटम या ग्रुप होता है जो कि हमारे मेन कंपाउंड के साथ में अटैच होएगा, ठीक है। तो आपको ये जो है सब्स्टिट्यूएंट समझ में आया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ में सब्स्टिट्यूएंट आपको बता देता हूँ। ये COOH ग्रुप लिया मैंने, इसके साथ में CH3 ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट क्या है, ये CH3 ग्रुप। ये CH3 ग्रुप क्या है, इस मेन कंपाउंड के साथ में अटैच है। जो भी मेन कंपाउंड या मेन चेन के साथ में कोई भी चीज़ अटैच होती है उसको सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3 अटैच है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं CH2ClCOOH, मैं अगर यहाँ पर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, या CH2Cl, इस पूरे ग्रुप को भी सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, या इस Cl को भी सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं। हम चाहे तो इसको पूरा एज सब्स्टिट्यूएंट काउंट कर सकते हैं, या सिर्फ Cl को सब्स्टिट्यूएंट काउंट करें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। आई होप आपको सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्लियर हुआ होगा। तो कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हम अगर अटैच करेंगे किसके साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में मैंने दो सब्स्टिट्यूएंट अटैच करे, एक CH3 और एक CH2Cl, या इसको मैं सिंपली Cl बोलना चाहूँगा, ठीक है, मैं सिंपली इसको Cl बोलना चाहूँगा, ठीक है। और यहाँ पर एक काम करते हैं, हम CH2CH3 कर देते हैं, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इसको एक काम करते हैं अच्छे से लिखते हैं और ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब मैंने यहाँ पर इस वाली चेन को मेन चेन मान लिया। इस चेन के ऊपर क्या अटैच है, एक मिथाइल ग्रुप। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, CH3 ग्रुप है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट क्या है, Cl ग्रुप है। आई होप आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह रही होगी। अब बात करते हैं हम कि मैं जब एक एल्काइल ग्रुप अटैच करता हूँ तो क्या हो रहेगा, इसकी एसिडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एसिडिटी कम होएगी या बढ़ेगी। अगर मैं एक क्लोरीन ग्रुप अटैच करूँगा तो इसकी एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में जानना है। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट जो मैं अटैच कर रहा हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मिथाइल ग्रुप लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्लोरो ग्रुप लगाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। So the inductive effect of substituent plays an important role in affecting the acidity. Well, जो substituent है उसका इंडक्टिव इफेक्ट रोल प्ले करेगा किसमें, एसिडिटी को अफेक्ट करने में।
हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस करा। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर बेस्ड होता है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं, पार्शियल शिफ्टिंग होती है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है। स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बोला है कि आप इंडक्टिव इफेक्ट को पहले समझें, देन इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि यहाँ पे सारा रोल किसका है? इंडक्टिव इफेक्ट का है। तो ये जो हमारा ग्रुप है इसका कुछ इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, ये क्लोरीन जो है इसका कुछ इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा। तो इनका इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा? इसकी एसिडिटी पे फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा उसके बारे में भी अभी देखते हैं। प्लस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड डिक्रीजेस द एसिडिटी। स्टार्टिंग में मैंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन अवेलेबिलिटी के बारे में आपसे डिस्कशन करा था। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे तो बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो एक अच्छे एसिड की पहचान क्या है? एक अच्छा एसिड क्या होता है? एक अच्छा एसिड वो है जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन को रिलीज करे और जल्दी से जल्दी H+ आयन को रिलीज करे। एसिड क्या होते हैं? H+ आयन को रिलीज करते हैं, प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो एक अच्छा एसिड क्या रहेगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन को डोनेट करेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं इसको ब्रेक करके दिखाता हूँ। ये H+ आयन जब रिलीज कर देगा तो हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, प्लस H+, नेगेटिव प्लस H+, ठीक है। जब ये H+ आयन डोनेट कर देंगे हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा, जब ये H+ आयन रिलीज करेगा हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। तो दोनों ही एसिड हैं, H+ आयन रिलीज कर दें। अब यहाँ पर क्या होगा? प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं ये हमने डिस्कस करा था। प्लस आई इफेक्ट ऐसे कंपाउंड जो कार्बन की मेन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहे हैं। ये सब कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्लस आई इफेक्ट कौन शो करता है? जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसके अंदर एल्काइल ग्रुप आते हैं। एल्काइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। प्लस आई इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इनका नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जिसमें हमारा CH3 आता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं उसमें CH3 आता है। CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। कहाँ करेगा? कार्बन की चेन के अंदर। यहाँ पर जो मेन चेन है वो ये वाली है, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसको मैंने डॉट डॉट में लिखा है या शो करा है, वो मेन चेन है जिसमें CH2COO नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूँ, बस शो करने के लिए था। ये मेन चेन है। इस मेन चेन के अंदर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है एज सब्स्टिट्यूएंट। तो ये क्या करेगा? मिथाइल ग्रुप इस CH2 को या इस पूरे कंपाउंड को, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। अब ये जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा जिसकी वजह से क्या होगा? इस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि ये वाला ग्रुप जो है, ये वाला कार्बन या ये वाला मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा। ये कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो ये आगे पास करेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने लगेंगे। क्योंकि देखो ये मिथाइल ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। ये जब डोनेट करेगा इस कार्बन को, ये कार्बन डोनेट करेगा इस COO नेगेटिव को, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस करा था, इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहेंगे तो बॉन्डिंग होगी, इलेक्ट्रॉन्स कम रहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। अब ये कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये क्या करेगा? इस COO नेगेटिव ग्रुप के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। प्लस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा?
इस ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा रहेंगे अवेलेबल तो आसानी से बॉन्डिंग हो जाएगी, ये क्या करेगा आसानी से इससे बाइंड कर जाएगा और ये वापस किस फॉर्म में आ जाएगा, इस कंपाउंड को मैं इसको पहले रब कर देता हूँ, हम पहले इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ये जब बॉन्डिंग करेगा तो क्या होगा, हमें इस फॉर्म में वापस मिलेगा, CH3COOH फॉर्म में वापस मिलेगा। क्यों मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो बॉन्डिंग होएगी, हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, हाइड्रोजन के साथ में दोबारा बाइंड कर जाएगा। अब एक अच्छा एसिड क्या रहेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, वो दोबारा से बाइंड कर जा रहा है। तो ये कैसा रहेगा, एक वीक एसिड रहेगा, ये अच्छा एसिड नहीं है, ये कमज़ोर एसिड है। क्यों, क्योंकि ये H+ आयन को ज़्यादा डोनेट नहीं कर पा रहा है। जैसे वो डोनेट करता है ये इसको दोबारा डोनेट करेगा, वो दोबारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से दोबारा बाइंड कर जाएगा और इस फॉर्म में हमें मिलेगा। तो ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है। क्यों, क्योंकि ये उतने लेवल पर H+ आयन को रिलीज नहीं कर पा रहा है। आई होप आपको ये इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हमने जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का डिस्कस करा है वो समझ में आया होगा। वेल ये तो था +I इफेक्ट, ठीक है, किसका, इस मिथाइल ग्रुप का। अब अगर मैं यहाँ पर इसको रब करता हूँ और यहाँ पे मैं एक CH3 ले लेता हूँ। वेल अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, कौन ज़्यादा हमारा एसिडिक है, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है, तो इस वाले और इस वाले में से या इस वाले में से इस वाले में से ये ज़्यादा हमारा क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। इसको मैं अभी आपको शो भी कर दूंगा, ठीक है, कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है, ठीक है। तो इन दोनों में से तो ये ज़्यादा एसिडिक रहेगा, ये कम एसिडिक रहेगा। क्यों कम एसिडिक रहेगा, क्योंकि इसका जो मिथाइल ग्रुप है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, +I इफेक्ट शो करेंगे, जिसकी वजह से वो इंक्रीज कर देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिसकी वजह से डिक्रीज हो जाएगी एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बढ़ रही है तो वहाँ पर एसिडिटी कम होती है। मैं इसको अभी आपको एक अच्छे से फॉर्म में भी शो करूँगा किस तरीके से आपने एग्जाम में इसको लिखना है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होगी। +I इफेक्ट एसिडिटी को कम करते हैं। अब -I इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इंक्रीजेस द एसिडिटी। वेल आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको पहले आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम -I इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। वेल -I इफेक्ट की अगर हम बात करें तो -I इफेक्ट कौन से कंपाउंड शो करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। -I इफेक्ट कौन शो करता है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कंपाउंड होते हैं। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसको मैं EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसके अंदर जो है हमारा कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, OH नेगेटिव हो गया, Cl हो गया, या X नेगेटिव हैलोजन वाले आ गए, ठीक है, या NO2 नेगेटिव हो गया। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। ये कैसे ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मैंने यहाँ पे क्लोरीन का एग्जांपल लिया है। क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा इफेक्ट शो करते हैं, -I इफेक्ट शो करते हैं। -I इफेक्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर, आप उसको जाके देखिए। तो -I इफेक्ट कौन से कंपाउंड शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करेंगे, इस कार्बन चेन में से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इस वाले कार्बन से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। तो इसको हम ऐसे शो करेंगे, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स खींच रहे हैं, जिसमें क्लोरीन के ऊपर क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा। इस वाले क्लोरीन के ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। इस वाले कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने लगी तो ये क्या करेगा, इस वाले ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऑक्सीजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस वाले कार्बन की ओर खींचेंगे।
जिसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जो थे ऑक्सीजन के ऊपर वो कार्बन के ऊपर शिफ्ट होने लग गए हैं, पार्शियल शिफ्टिंग हो रही है। तो इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। माइनस आई इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा किसको, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो ये जो माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी को कम कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो क्या रहेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, तो बाइंडिंग कहाँ से होगी, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो बॉन्ड कहाँ से बनाएंगे, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये इसी फॉर्म में रहेगा, ये H+ से बाइंड कर ही नहीं पाएगा। तो क्या रहेगा, जब H+ से बाइंड नहीं कर पाएगा तो H+ आयन अलग रहेगा, और एक अच्छा एसिड क्या है, जो H+ आयन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज करे, तो ये क्या करेगा, H+ आयन को अच्छे से रिलीज कर पाएगा। तो इस केस में क्या रहेगा, इसका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। तो माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज कर रहा है एसिडिटी को। तो ये इसी फॉर्म में रहेगा। आई होप आपको ये माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट का समझ में आया होगा सब्स्टिट्यूएंट का, कि किस तरीके से प्लस आई इफेक्ट वाले और माइनस आई इफेक्ट वाले कंपाउंड्स या सब्स्टिट्यूएंट एसिडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा और चीज़ें आपको डिस्कस करता हूँ, इसको रब कर देते हैं। अब इन 3 कंपाउंड्स में से मैं 3 कंपाउंड यहाँ लिखता हूँ। एक लिखते हैं CH2Cl COOH, एक कंपाउंड मैं यहाँ लिखता हूँ CH3COOH, और एक कंपाउंड लिखता हूँ CH2CH3COOH। हमने ये 3 कंपाउंड का एग्जांपल लिया, इसको हमने प्लस आई इफेक्ट के अंदर देखा, इसको माइनस आई इफेक्ट के अंदर देखा, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक पाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक माइनस आई इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ रही है, इसके अंदर प्लस आई की वजह से एसिडिटी कम हो रही है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, मैं अगर इसको शो करना चाहूँ तो यहाँ पे लिखेंगे मोर एसिडिक, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे लेस एसिडिक। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, माइनस आई इफेक्ट वाले सब्स्टिट्यूएंट का अटैचमेंट। सबसे कम एसिडिक कौन है, जिसके अंदर प्लस आई इफेक्ट सब्स्टिट्यूएंट अटैच है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको शो करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कैसे बेसिडिटी इम्पैक्ट होती है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होती है, एरो ऊपर जा रहा है तो मतलब वो इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, एसिडिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एसिडिटी कम होती है। एरो नीचे जा रहा है मतलब कम हो रहा है। और बेसिसिटी पे क्या होता है, बेसिसिटी हम बेसिसिटी ऑफ अमाइंस में डिस्कस करेंगे, बस इसको अभी नोट कर लीजिए, बेसिसिटी बढ़ेगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम होती है तो एसिडिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, एसिडिटी बढ़ जाती है और बेसिसिटी घट जाती है, बेसिसिटी घट जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, एसिडिटी घटेगी और बेसिसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है, एसिडिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी घटेगी। इसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है एसिडिटी या एसिडिक कैरेक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है तो क्या होगा, इंक्रीज होएगा एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। सो इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर। सो ये तो था इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन
एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है एलिफेटिक अमाइन, उसमें भी हमने बेसिसिटी ऑफ अमाइंस को डिस्कस करना है एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को डिस्कस करना है। एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड रहेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आपको इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन बेसिसिटी ऑफ अमाइंस भी समझ में आया होगा, आराम से समझ में आएगा। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा या नॉलेज गेन करी होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने रिव्यू शेयर करें, और अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट, फ्रेंड्स या जो भी नीडी पर्सन है उन सभी के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।